हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट खदीजा ताहिर। शी इज़ एन EMDR एक्सपर्ट एंड उनको कहा जाता है कि शी इज़ अ ट्रॉमा एक्सपर्ट एज़ वेल। शी इज़ नोन फॉर ट्रॉमा। तो आइए उनसे पूछते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ ट्रॉमा एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ ट्रॉमा। अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रॉमा जो है एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है पेसिंग ऑफ आर्मर, कि एक सोल्जर या वॉरियर, जो पुराने वॉरियर्स थे, जो उसका आर्मर फट जाता है और वो एक्सपोज हो जाता है। ट्रॉमा इज समथिंग दैट ओवरवेलम्स अस, कि वो इतना ओवरवेलमिंग होता है कि हमारे जो कोपिंग स्किल्स जो होते हैं, नेचुरल, इनहेरेंट एंड अडॉप्टेड कोपिंग स्किल्स, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इंसान बेबस हो जाता है और दूसरा डिसफंक्शनल हो जाता है। उसके साइंस एंड सिम्टम्स ये होते हैं कि एक चीज़ होती है हाइपर विजिलेंस। थोड़ी सी खटक पे आपको लगे कि बम धमाका हो गया है, रात को नींद ना आना, फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स, अवॉइडेंस, आपको लगे कि मैं फ़लानी जगह जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, आप वहाँ जाए ना। रात को उसी इंसिडेंट या किसी बचपन के इंसिडेंट के बार बार ख्वाब आना शुरू हुए, बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाए। इरिटेबिलिटी, आपका लोगों के साथ मिलने का दिल ना चाहे, और अगर आप मिलें तो आप तंग रहें, परेशान रहें, डिप्रेस्ड रहें। अब ये जो सिम्टम्स हैं, ये एक साने के बाद भी आ सकते हैं, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद, 6 साल बाद, 6 महीने बाद, कभी भी ये आ सकते हैं। और इसको यूजली हम PTSD या PTSD तो पोस्ट ट्रॉमेटिक होता है, और कोई दफ़ा ये सिम्टम्स बिल्कुल साथ आते हैं, तो हम ज़रूरी नहीं कि हर एक के अंदर PTSD के सारे साइंस हो, उसमें कुछ होता है और किसी में कुछ होता है, मगर इन सब के साथ हमें काम करना चाहिए। कई दफ़ा ज़रूरी नहीं कि एक इंसान को PTSD डेवलप होगा तो वो हमारे पास आए। उससे पहले भी अगर वो डिसफंक्शनल हो रहा है, परेशान हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है 2 हफ्ते से के पीरियड से ज़्यादा, तो हम उसका इलाज बहुत बेखूब अच्छी तरह कर सकते हैं EMDR के साथ या ट्रॉमा फोकस CBT के साथ, ताकि ये सिम्टम्स आगे ना बढ़ें, आगे ना जाए, अगली जनरेशन तक भी ना जाए। मैम, अभी आपने जिक्र किया EMDR का या ट्रॉमा फोकस CBT का, तो उन लोगों को जिनको EMDR का नहीं पता या CBT का नहीं पता, उनको थोड़ा सा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ट्रॉमा फोकस CBT बहुत पुरानी तरीका इलाज है, और EMDR जो है एक 1980s का तरीका इलाज है। CBT में ये होता है कि जिस तरह आप सोचते हैं उसी तरह आपका बिहेवियर होता है। सो आपके प्रेजेंट थॉट प्रोसेस पे काम किया जाता है ताकि आपके बिहेवियर में चेंज आ जाए। मगर EMDR वाले ये कहते हैं, जो कि मैं खुद हूँ, हम ये कहते हैं कि जो इस वक्त मसला है उसके सारे रूट्स जो हैं वो पास्ट में हैं, वो माजी में हैं। अगर जब तक हम माजी के मसले हल नहीं करेंगे, बचपन के मसले हल नहीं करेंगे, हल से मुराद ये कि प्रोसेस नहीं करेंगे, वो बचपन में बच्चे के पास इतनी कोपिंग मैकेनिज़म्स नहीं होती हैं। अगर कोई सानिया होता है, सानिया से ये मुराद है कि निगलेक्ट, मदर इज़ टू बिज़ी, मदर जो है उसको मेड के पास छोड़ देती है, मेड सारा वक्त फ़ोन पे होती है या काम में मसरूफ़ होती है, तो बच्चे को अगर बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, बीच में निकल जाता है, तो वो आके कहती है तुमने बीच में निकाल दिया, देखो तुम कितने गंदे बच्चे हो। अब ये जब वो रोज़ सुनता है, रोज़ सुनता है, रोज़ सुनता है, तो उसके दिमाग में क्या आता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट अ गुड पर्सन। ये होता है निगलेक्ट। फिर है अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़ एंड सेक्शुअल अब्यूज़। ये सारी चीज़ें जब बचपन में होंगी तो वो बच्चा क्योंकि कोप नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि ये हुआ ही नहीं है। उसकी इमेजिनेशन तो वाइल्ड होती है ना, वो कहता है ये हुआ ही नहीं है। ये चीज़ें वहीं फ्रीज़ हो जाती हैं।
अब ये जब वहीं फ्रीज हो गई हैं, प्रोसेस नहीं हुई हैं, तो अब वो बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है, ये चीज़ें वहीं फ्रीज हुई हैं, वो ऑफिस चला गया। जब वो ऑफिस चला गया है, वहाँ वो काम करता है और उसका बॉस कहता है कि ये आपने क्या किया, ये आपका काम पूरा नहीं था। व्हाट हैपन्स, वो शटर हो जाता है, वो शटर हो जाता है और उसके दिमाग में वही नेगेटिव थॉट आता है, आई एम नॉट गुड इनफ। अब वो खाना पीना उसका ख़त्म हो जाता है, ऑफिस में उसकी काम जो होता है ख़राब होना शुरू हो जाता है, बीवी बच्चों के साथ जो है उसके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी वालदा कहती हैं बीवी ऐसी है, बीवी कहती है वालदा ऐसी है, बॉस कहते हैं घर से प्रॉब्लम है। मसला ये था बचपन में। सो हम चाइल्डहुड का वो एक टारगेट इंसिडेंस लेते हैं और फिर पूरा प्रोसेस करते हैं। जब ये प्रोसेस कर लेते हैं और प्रेजेंट तक पहुंचते हैं तो उसका ये सारी चीज़ें जब प्रोसेस हो जाएंगी तो उसका पॉजिटिव बिलीफ डेवलप होगा कि आई एम गुड, आई एम कैपेबल, और इस तरह वो आगे चलता है। कई दफ़ा हमारे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि पेट में दर्द है, एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, जब सब नाकाम हो जाते हैं तो हम हाजिर होते हैं। हमारा एक लाइन है, बॉडी कीप्स द स्कोर। वो पेट की दर्द उसको कब याद आती है, वो पेट की दर्द कब याद आती है, जब वो स्कूल में गया था और उसके पेट में दर्द हो रही थी, टीचर ने टॉयलेट नहीं जाने दिया, या उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ था, टीचर ने उसको मारा। एसिडिटी के साथ आते हैं, इतनी दवाइयाँ खा रहे होती है, एसिडिटी ख़त्म नहीं होती है। मसला क्या होता है कि एसिड इसलिए सिक्रीट हो रहा है कि वो अंडर स्ट्रेस है, एंड दैट स्ट्रेस इज़ नॉट प्रेजेंट स्टेट्स, इट इज़ पास्ट स्ट्रेस। तो इसके EMDR के ज़रिए एक सिंपल थेरेपी है, मुश्किल सा नाम है, आई मूवमेंट्स डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। फ्रांसिन जिन्होंने ये बनाया था, फ्रांसिन शपेरो, वो कहती हैं मैं जल्दी में थी, मैंने गलत नाम ले दिया। इट इज़ अ सिंपल रीप्रोसेसिंग थेरेपी। हम रीप्रोसेस करते हैं ट्रॉमास ऑफ द पास्ट ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर जो है हमारा अच्छा हो। मैम, हम देखते हैं कि हमारे घरों में स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी प्रिवेलेंट है, तो वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है टू ट्रॉमास, और इसका ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा में कितना किरदार है? सैडली यू राइट कि बहुत ज़्यादा। अब घर में फ़र्ज़ करें बच्चे ने कहा कि अम्मी मुझे भूख लगी है, मदर खाना पकाने गई, पीछे से आवाज़ आई, जैसे दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, वालिद थे, मदर ने जैसे प्रेशर कुकर चलाया हुआ है या एग्जॉस्ट फैन चलाया हुआ है, उसको आवाज़ नहीं आई, दरवाज़ा खटखटाता रहा। आखिर में उनको आवाज़ आई तो वालदा को दरवाज़ा खोलती हैं, आते साथ ही हस्बैंड उनको पुश करते हैं या जो भी करते हैं, कहते हैं कि मैं तब से खटखटा, तुम जान के दरवाज़ा नहीं खोलती हो। अब जो साइड पे बच्चा खड़ा हुआ है वो क्या कहता है, इट इज़ माई फॉल्ट। अब बच्चे का जो होता है ना, एक जो सिस्टम होता है उसका ये होता है कि वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, उसको लगता है कि जो कुछ हो रहा है ना वो मेरी वजह से होता है। सो अब जो डोमेस्टिक वायलेंस भी जो हो रहा है ना, उसको भी लगता है कि ये मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने ये चीज़ कही थी, या मैं हंसा नहीं था, या मैं रोया था, या मैं बिस्तर से गिर गया था, या मैंने खाना मांगा था, या मैंने किताब मांगी थी, इसलिए घर में ये लड़ाई हो रही है, इसलिए अम्मी और दादी में लड़ाई हो रही है, इसलिए अम्मी और नानी में लड़ाई हो रही है, इसलिए अम्मी और अब्बा में लड़ाई हो रही है। अब ये एक और चीज़ जो होती है वो होती है कि बच्चा भी पेट में है और ये सब कुछ हो रहा है, डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है, वर्बल वायलेंस हो रहा है, व्हाटएवर। एक चीज़ होती है एपिजेनेटिक्स और दूसरा होता है कि माँ का लर्निंग प्रोसेस, माँ का रिएक्शन प्रोसेस। अब माँ को हमेशा याद रहेगा कि दरवाज़ा जो है जब भी खटखटाए तो भागना है, क्योंकि वरना लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अब वो उसके पेट में बच्चा है, वो बच्चा पैदा हो जाता है, वो बच्चा बड़ा होता है, वो देखता है कि जब भी दरवाजे पे कोई आवाज़ आती है ना तो उस वक्त भागना होता है, वरना कुछ हो जाता है। अब ये होता है कि उसका एक रिएक्शन डेवलप होता है, उसने देखा होता है कि जब भी
अम्मी की फ़लानी शक्ल बनी होती है, इस तरह करके या इस तरह करके, इसका मतलब है देयर इज़ अ प्रॉब्लम। वो सारा वक्त अपनी माँ की शक्ल देखता रहता है या वो अपनी वालिद की शक्ल देखता रहता है। अब वो अभी तो अपनी वालिद और अपनी वालदा की शक्ल देख रहा है, जब वो बड़ा होता है और उसी तरह की शक्ल उसका बॉस, उसकी बीवी, उसका बच्चा बनाता है, तो वो एंग्शियस होना शुरू हो जाता है और उसमें एक नेगेटिव थॉट डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब ये चीज़ जो है वो ट्रांस जनरेशनली चलती जा रही होती है। अब उसके बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि ये रिएक्शन मेरे वालिद का तब होता है जब दरवाज़ा खटकता है, मेरे वालिद की ये शक्ल तब होती है जब फ़लानी चीज़ होती है, या ये कोई आवाज़ होती है, या फ़र्ज़ करें कि वो जो है बच्चा, उसकी वालदा शी हैज़ बिन अब्यूज्ड, या वालिद अब्यूज इन द चाइल्डहुड, वो जो होते हैं वो हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं। वो अब बहुत प्रोटेक्टिवली अपने बच्चे को रखते हैं। वो कहते हैं कि आपने बाहर नहीं जाना सड़क पे, आपने दोस्तों से नहीं मिलना, आपने घर पे रहना है, आपने किसी से मिलना नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब उस बच्चे का क्या हाल होता है? अब वो वालदा जब बड़ी होती हैं और जब उनका बच्चा होता है तो वो उनको ये सारा कहानी सुना रही होती है। अब वो बच्चा जो होता है उसमें स्किल्स नहीं डेवलप होते। जब उसमें स्किल्स नहीं डेवलप होते तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे हो जाती है? उसकी पर्सनैलिटी एक एंग्शियस सी हो जाती है, उसको सोशल फोबियाज होना शुरू हो जाते हैं, उसको बाहर जाने की पता ही नहीं होता कि स्किल्स क्या होते हैं। अब उसकी जब शादी होती है, उनकी बीवी कहती है कि बाहर चलें, ये करते हैं, वो करते हैं, वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब उनके बच्चे जो आगे पैदा होंगे, वालिद कहेगा कि घर पे रहे, वालदा कहेंगे कि नहीं बाहर चले। अब उस बच्चे का, उसका किस तरफ रुझान होता है, उसका क्या हाल होता है? दिस कीप्स ऑन गोइंग, दिस कीप्स ऑन गोइंग, दिस कीप्स ऑन गोइंग। इट हैज़ टू स्टॉप समवेयर। हमारा ये होता है कि ये थेरेपी, जैसे कहते थे ना कि बस अब थेरेपिस्ट के पास गए तो गए। EMDR 3 महीने में नहीं तो 6 महीने, 6 महीने में तो 8 महीने में, बहुत हुआ तो साल में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, आपको वही चीज़ें तंग नहीं करती हैं। हमने पाकिस्तान में इस वक्त 147 EMDR थेरेपिस्ट हैं, हमारी अपनी एक वेबसाइट है। इसके अलावा हर शहर में, हर मेजर सिटी में हमने किया। अभी मैं कोयटा जा रही हूँ, कराची, लाहौर, पिंडी, इन सब में है, गुजरांवाला, इन सब में EMDR थेरेपिस्ट है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए ताकि हम पास्ट ट्रॉमा में ही ना रहें, हम ज़िंदगी को भरपूर जिए। मैम, साइकिल ऑफ अब्यूज़ किस तरह से कंटिन्यू होता है इन फैमिलीज़ एंड स्पेशली इन मैरिटल रिलेशनशिप्स, जैसे आपने बात की है, तो साइकिल ऑफ अब्यूज़ का थोड़ा सा बताइएगा। साइकिल ऑफ अब्यूज़ के देखिए, हर क्लाइंट के साथ इंटरेस्टिंगली डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं। जैसे एक क्लाइंट आएगा, वो कहेगा कि दैट क्लाइंट हैड बीन अब्यूज्ड। दैट क्लाइंट विल हैव, उसके अंदर ये होगा कि इस तरह की रिलेशनशिप्स होंगी जो एक सोसाइटी में नहीं पसंद की जाती, या ही कैन बिकम एन अब्यूज़र, या उसमें ये होगा कि उसके लिए मैरिटल रिलेशनशिप्स बिकम अ स्ट्रेन। पहली रात से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे और वो मैरिज जो होगी आखिर में ख़त्म हो जाएगी, या वो मैरिज चलती रहेगी मगर दोनों तरफ से डिससेटिस्फैक्शन होगी। अब ये वो जो बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, वो एक बड़े टेंस माहौल में पैदा हो रहे हैं। अब वो आगे क्या करते हैं, या फिर सैडली द पेरेंट्स, समटाइम्स द फादर कैन बी अ पेडोफाइल, ज़रूरी तो नहीं है, द ब्रदर्स समटाइम्स आर अ पेडोफाइल्स। अब उनको किसने टच किया? अब उस बच्ची को जिसको टच किया गया, उसके भाई ने, बाप ने, अंकल ने, अब उसने आगे क्या करना है? या तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, या वो किसी को हार्म करेगी, या उसके रिलेशनशिप्स तबाह हो जाएंगे। अब उसकी जब शादी होगी तो एक और जनरेशन पैदा होगी, वो कैसे रिएक्ट करेगी? ये चीज़ चलती जा रही है, ये चीज़ चलती जा रही है एक अब्यूज़ से। और मेरे पास एक क्लाइंट आता था, उसने मुझे साइकिल ऑफ अब्यूज़ बताया बिफोर पार्टीशन का।
Before partition, a woman, a young girl was abused by the grandfather. By the grandfather, अब आप सोचें कि बाकी फैमिली आ गई पाकिस्तान, एक नाना नानी और वो बच्ची रह गए वहाँ पर इंडिया. जब वो बच्ची आई तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हुई थी. एंड देन उसकी फिर उसने 4 शादियाँ की, इधर उधर रिलेशनशिप, आगे बच्चे. अब वो बच्चे जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे मगर वो बिखरे हुए थे क्योंकि माँ बिखरी हुई थी ना. दे वर वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, मगर एक जो होता है ना, एक लफ्ज़ हम कहते हैं कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या उसकी वर्ज पे होना या कुछ सिम्टम्स दिखाना उसके. तो देयर वाज एक्सेस इन एवरीथिंग. They could not manage themselves, manage their feelings, manage their thoughts, manage their eating habits. और ज़ाया हो गए. Despite the intelligence, despite the looks, despite the money. It's very sad. अब वो और फिर वो 3rd जनरेशन आती है और उसमें भी वो साइंस आना शुरू हो जाता है. बहुत अफसोस होता है. सो जहाँ भी हो उसको वहाँ रुक जाए तो आगे जनरेशन्स बेहतर हो सकती हैं. Ma'am, so one last question. Do you think that the high divorce rate in this generation is somehow linked with the traumas जो उनको face करना पड़ा है in past few Sadly, generations? yes, हर एक अपना बैगेज लेके आया होता है. आप जो इस वक्त जो लड़ाई कर रहे हैं शायद उसका रूट्स जो है वो पास्ट में. और अगर आप उस पास्ट को, जैसे EMDR होता है हमारा फॉर पास्ट बैगेज, शायद उस बैगेज को अगर हम प्रोसेस कर लें, मियाँ अलग बीवी अलग, और उसके बाद कपल थेरेपी या व्हाटएवर, कई दफ़ा वो बैगेज, मुझे कई लोगों ने कहा है कि हम जब वो बैगेज प्रोसेस कर लेते तो हमारी रिलेशनशिप बेहतर हो जाती है. बिकॉज वो वहीं फंसे हुए हैं ना. उनको बीवी नज़र ही नहीं आ रही, उनको या माँ नज़र आ रही है या दादी नज़र आ रही है, नानी नज़र आ रही है उनको, या जो औरत है उसको मियाँ नज़र ही नहीं आ रहा, उसको वालिद नज़र आ रहे हैं या अपने दादा नज़र आ रहे हैं, और उनको हर उनका जो रिएक्शन है देख, इट्स अ थ्रो बैक फ्रॉम द पास्ट. सो आई थिंक यू आर राइट. और अब क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इतनी हो गई है टू कट रिलेशनशिप कि अब वो मसला ख़त्म हो गया. पहले तो पिसते रहते थे और कुड़ते रहते थे, अब एवरीबडी गोज़ फॉरवर्ड. मगर क्या फ़ायदा. मेरा ख्याल है कि आपको EMDR शादी करने से पहले ही करवा लेना चाहिए, या जब प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं. बिकॉज़ यही कहा गया है कि शादी के यूजुअली 7 साल बाद लोग किसी थेरेपिस्ट को अगर कंटैक्ट करें तो करें, और तब तक पैटर्न्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली एक डेवलप हो चुके होते हैं, फिक्स हो चुके होते हैं. फिर उनको ब्रेक करना तब भी ब्रेक हो सकते हैं, मगर दोनों के लिए मुश्किल ज़रा हो जाता है. We had Ma'am Khadija Tahir with us, who is a psychotherapist, और आज हमने बात की about trauma. She talked about the signs and symptoms और किस तरह से trauma को different therapies के through कम किया जा सकता है. Trauma हमारी society में कितना prevail कर रहा है और इसका effect हमारे marital relationships पे, हमारी families पे कितना है. I hope you like this episode. We'll see you next time with another therapist, another psychologist. Thank you.